अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ कंज़ा खान और आप देख रहे हैं हमारी आज की पॉडकास्ट जिसका बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जेनेटिक्स और बच्चों में नफ्सियाती मसाइल। आज हमारे साथ मौजूद हैं TCR से प्रिंसिपल मिस एनुल हयात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो भी इस तरह के सवाल करना चाहते होंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या नफ्सियाती अमराज का ताल्लुक जेनेटिक्स से होता है? जी बिल्कुल ऐसा है कि नफ्सियाती अमराज़ का ताल्लुक़ हमारी जेनेटिक्स से भी हो सकता है। सिर्फ़ जेनेटिक्स से होता है ये बात कहना जो है वो थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन हाँ, जेनेटिक्स का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार मौजूद है। कि नफ्सियाती मसाइल जो है वो जेनेटिक्स में भी आ जाता जी, है, इसको कवर बिल्कुल। किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, ओसीडी है और समटाइम्स शिज़ोफ्रेनिया है। इस तरह की बीमारियां जो हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो हमारे जेनेटिक्स को असरअंदाज करते हैं, बिल्कुल करते अच्छा, हैं। बेसिकली ये कहा जाता है जिन जिन बीमारियों के आपने नाम लिए कि ये जो है अडल्ट की बीमारियां हैं बेसिकली, तो क्या सिर्फ अडल्ट की ही होती है या बच्चों में भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं? अच्छा, जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम एडल्ट और पीड्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डिफरेंस नहीं करते इस तरह से, क्योंकि जेनेटिक्स जो जेनेटिकल मैकेनिज़्म है वो एडल्ट का भी वही है और एग्जैक्टली। छोटे बच्चों का भी वही है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एडल्टहुड में एक स्पेसिफ़िक बीमारियां साइकोलॉजिकली जो हैं वो अकर होंगी और छोटे बच्चों की अलग। छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है, छोटे बच्चों में भी एंग्जायटी हो सकती है, शिज़ोफ्रेनिया का शिकार भी छोटे बच्चे हो सकते हैं। एंगर इश्यूज़ बहुत सारे छोटे बच्चों को होता है जिसको एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली। मतलब नॉर्मली सोसाइटी में अगर हम देखें तो हम उसको एक कह देते हैं ये बात नहीं सुनता, ये बहुत चीज़ें तोड़-फोड़ करता है, गुस्से का तेज़ है। गुस्से का तेज़ है, इसको हर चीज़ इग्नोर करने की आदत है, अकेले रहता है, आइसोलेशन में रहता है, इसके दोस्त नहीं है ज़्यादा, ये हमेशा सैड रहता है। तो ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो माइट बी पॉसिबल, नॉट एवरी टाइम 100% बट माइट बी पॉसिबल कि ये बच्चे को एक ज़हनी अमराज का शिकार बना रही हैं और जो कि उसने अपने जीन्स में कैरी किए हैं। अगर इस तरह की इंडिकेशन कोई भी बच्चे की पर्सनालिटी में नज़र आए तो हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। बिल्कुल फॉर श्योर हमें कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, हमें कब कंसल्ट करना चाहिए? एग्जैक्टली। बेसिकली मोस्टली जो पेरेंट्स का सवाल होता है कि मैं अपने बच्चे को कब देखूं कि ये बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट हो रहा है, क्योंकि गुस्सा नॉर्मली आना चाहिए, बिल्कुल आना बिल्कुल। चाहिए, इनबिल्ट होना चाहिए। क्यों? मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है, मैं गुस्सा ही नहीं कर रही, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं उसको गलत को गलत नहीं कह रही, इट मीन्स दैट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर दैट इज़ डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? तो गुस्सा बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन किस मिकदार में, कितना आना चाहिए, कब आना चाहिए, कौन सी सिचुएशंस में आना चाहिए, ये बहुत वेरी करता है। और ये चीज़ पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, पेरेंट्स को बहुत समझना ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस कि किसी ने मेरे सिबलिंग को क्लासरूम में हिट कर दिया, मुझे गुस्सा आएगा, नेचुरल रिस्पॉन्स है, मेरा नेचुरल रिफ्लेक्स है, ठीक है। बट सही। मैं क्लासरूम में बैठी हूँ अलॉन्ग विद माई सिबलिंग एंड समवन केम एंड जस्ट हिट, राइट? तो ऐसी सिचुएशंस में मैं क्या करूँगी? तब भी मुझे गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब मुझे वहाँ पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है ये बिहेवियर जो दूसरे ने हिट किया है मेरे बहन या भाई XYZ सिबलिंग को, इट्स ओके। तो यहाँ पर जो बच्चे को गुस्सा नहीं आ रहा तो वह एबनॉर्मलिटी में काउंट हो रहा है। डेविएशन हो रही है ना नॉर्म से। एग्जैक्टली। हम वाइस वर्सा करते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये नॉर्मल से ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शैडो में होते हैं, ठीक है। वो बच्चे आइडेंटिफाई हम कैसे करें? हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं उन बच्चों को, ठीक है, कि बच्चों का जहाँ बिहेवियर। एग्जैक्टली जहाँ नॉर्मल है आपको गुस्सा आना, अगर वहाँ पे भी गुस्सा नहीं आ रहा, डेविएट हो रहा है। जहाँ नॉर्मल है कि गुस्सा नहीं आएगा, वहाँ गुस्सा आ रहा है, डेविएट हो रहा है, ठीक है। हमेशा अपना जो पेरेंट एक क्राइटेरिया बनाए, नॉर्म से डेविएट हो रहा है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आपने फ़ौरन से कंसल्ट करना है मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को, साइकाइट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, जो आपकी फैसिलिटीज़ जिससे आप अवेल कर सकते हैं, हेल्प सीख कर सकते हैं। आपको एज सून एज पॉसिबल हेल्प सीख करनी है।
ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि लोग ये तो कहते हैं कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है ज़्यादा तो दैट मीन्स कि एबनॉर्मलिटी है, लेकिन अगर बच्चा इमोशनली कनेक्टेड नहीं है या इमोशन उस जगह पे सही अपने रिफ्लेक्स नहीं दिखा रहा है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल असरात को कैसे अलग किया जा सकता है? अच्छा, हम जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट को अलग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम उसको अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारी जो जीन्स है, हमारी इर्द गिर्द की सोसाइटी, हमारी सराउंडिंग हमारे जीन्स को डेवलप कर रही होती है आगे बढ़ने पे, ठीक है। हमारे डीएनए सही। के प्रिंट्स इसी तरीके से निकल रहे होते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस के पहले इन्वायरमेंट में, अब अगर मैं आज से कुछ 10-15 साल पहले की बात करूं तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें थी जो आम नहीं थी, ठीक है। स्किन एलर्जीज़ बच्चों को नहीं होती थी, ठीक है। बहुत होती है। बच्चे बीमार नहीं होते थे ज़्यादा। बुखार होना, मतलब मैं ख़ुद अपनी बात करूं तो आज से 10 साल पहले बुखार मुझे साल में 1-2 बार आ जाता होगा, बहुत ज़्यादा, सही। ठीक है। अब ऐसा क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में कि मैं हर महीने एक बार 1 हफ़्ते तो बीमार हो सकती हूँ। अब ऐसा क्या हो रहा है, मुझे स्किन इरिटेशंस भी होती हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी आइज़ अचानक से आंखें जलने लगती हैं। फॉर इंस्टेंस आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स, राइट। क्यों? एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, मेरी जेनेटिकल उसमें भी चेंजेस आ रही हैं, नशोनुमा में मेरे जीन्स उसी तरीके से रिएक्ट करें जिस तरीके से एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करे। हाँ, बट 100% एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करे? नो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस कि डिसेबिलिटी भी हमें, जैसे जेनेटिकल कुछ डिसेबिलिटीज़ हमारी होती हैं, ठीक है, वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से होती नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर करता है, लाइक प्री नेटल केयर। अगर माँ को जो है वो इन्वायरमेंट उस वक्त जो है नेटल पीरियड में माँ को इन्वायरमेंट मिलेगा स्ट्रेसफुल, माँ को जो है माँ की ड्रग्स एडिक्शन हो जाएंगी खुदा ना खास्ता, या माँ जो है वो एक एंजाइटी का शिकार होगी या डिप्रेशन का शिकार होगी, तो दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड जेनेटिक्स 100%। दैट विल अफेक्ट उनकी पूरी जर्नी जो रही है एग्जैक्टली वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रही तो वो है। जो जीन्स, जो कनेक्शन, जो डीएनए जो बनेगा वो जाहिर सी बात है वो इसी तरीके से बनेगा बच्चे का। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल डू इन्फ्लुएंस, बट 100% नो। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल है, बल्कि ज़्यादातर लोग जो हैं पेरेंट्स को ये कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, हमने भी तो बच्चे पाले हैं, वो तो बीमार नहीं होते थे। तो उन पेरेंट्स के लिए या उन हमारे बुज़ुर्ग के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, हर बच्चे का एक तो सबसे पहली बात है कि हम सब जगह को, हम सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते, हम सोसाइटी के क्वेश्चंस को मोल्ड नहीं कर सकते, हम मेंड नहीं कर सकते, ठीक है। एज अ पेरेंट अगर कोई आपसे ये सवाल करता है या कोई ऐसी बात करता है तो आपने सिर्फ एक ही आपके पास जवाब होना चाहिए कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, every living individual is unique and has unique genes and has unique chromosomes. So हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की जो क्रोमोसोमल एक्टिविटीज़ है वो यूनिक है, वो डिफरेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एवरी चाइल्ड, राइट। तो जाहिर सी बात है उसका इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करने का तरीका भी अलग होगा। माइट बी पॉसिबल अगर कुछ बच्चों का इन्वायरमेंट चेंज होता है, उन्हें फिज़िकल एलिमेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि फिज़िकली वो ड्रेन हो रहे होंगे, फिज़िकली वो बीमार हो रहे होंगे, एक्टिव, एग्जैक्टली लेथार्जिक बॉडी हो जाएगी। एग्जैक्टली। कुछ बच्चे ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे कैसे इमोशनली ड्रेन हो रहे होते हैं, उनका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो फिजिकली एक्टिव हैं, वो फिजिकली हैप्पी भी दिखेंगे आपको समटाइम्स, वो फिजिकली आपको लगेगा ही इज़ नॉर्मल, ही इज़ ओके, सराउंडिंग चेंज हुई, इसका कोई असर नहीं पड़ा, बट उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा हो, उसकी इमोशनल हेल्थ पे पड़ रहा हो, उसकी इंटेलिजेंस पे पड़ रहा हो। हम तो बच्चे को एज अ होल बीइंग देखेंगे ना, हम एक इंसान को एज अ होल बीइंग देखेंगे। सिर्फ फिजिकल साइंस देना कि मेरा बच्चा बीमार नहीं पड़ता और तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ रहा है ज़्यादा, doesn't make any comment, doesn't make any sense. सही। अच्छा, क्या डीएनए या मेडिकल हिस्ट्री से पहले से हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे को कोई ना कोई जहनी मसला है? बिल्कुल ऐसा है कि हम थ्रू सम टेस्ट हम इसका वो कर सकते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में क्योंकि वसाइल बहुत लिमिटेड हैं,
अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है, इस वजह से जो है वो इस चीज़ के ऊपर इतना रुझान नहीं होता। लेकिन वेस्ट में हर एज अ होल इस चीज़ को देखा जाता है और इस चीज़ के ऊपर बहुत काम भी हो रहा है। और लोग जो हैं वो अब, जैसे आप देखें, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ पहले नहीं होती थी, अब बहुत है। अब बहुत हैं। आप हर दूसरे प्रोजेक्ट्स देख रहे होंगे इन्वायरमेंटल कॉजेज़ पे हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो हमारे जीन्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारे डीएनए को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दे आर मेकिंग दीज थिंग्स, दे आर डेवलपिंग दीज थिंग्स कि हमारा इन्वायरमेंट सूटेबल होगा तभी हमारा डीएनए सूटेबल होगा हमारे लिए, तभी हमारे जीन्स जो है वो हमें एग्जैक्टली हमारे जीन्स वर्क करेंगे। जो अल्लाह ताला ने जिस उस पे बनाया, हमें तर्ज अमल में जिस मोल्ड में हमें बनाया, उसमें ही हम काम करेंगे। तो क्या अगर वालिदैन को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो बच्चों में भी वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ? अच्छा, ये 3 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बात की प्रीनेटल फ़ेज़। प्रीनेटल एक ऐसा फ़ेज़ होता है जब कंसेप्शन से पहले का फ़ेज़ होता है, जब औरत को एक नशोनुमा की ज़रूरत होती है। सिर्फ औरत नहीं, जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइकलीहुड वो डिसीजन अपना मेक करते हैं कि लाइक नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स हैव अ चाइल्ड। तो उस वक्त उनकी ज़हनी, जिस्मानी और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी नशोनुमा अलाइन होनी चाहिए दोनों की एक साथ। बिल्कुल। कंपेनियनशिप देखें, शादी जो है वो इनफरादियत पे तो नहीं होती, एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसा ही है। कंपेनियनशिप होगी तो शादी होगी, राइट। तो जाहिर सी बात है, वो जो एक पीरियड होता है उसमें अपना किस तरह से ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का, अपनी जहनी सेहत का, अपनी इमोशनल सेहत का, इन सब चीज़ों का किस तरह ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर एक नेटल पीरियड आता है जब एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कि एक औरत और मर्द, उसमें भी दोनों, क्योंकि लाइक फादर का पूरा साउंड बच्चा जो है वो वॉर्म के अंदर महसूस कर सकता है, वो सुनता है, ठीक है। द चाइल्ड फील्स गुड बाय हेयरिंग जस्ट अ साउंड ऑफ अ फादर, राइट। तो हाउ मच कनेक्टेड अल्लाह हैज़ मेड दीज थिंग्स। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तीनों जानों को किस तरह कनेक्ट किया है यहाँ पर, राइट। प्लस postnatal period, that is also very, prenatal, postnatal and natal, these 3 periods are very interlinked with respect to the psychological नशोनुमा of the child, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स प्रॉपर इसमें गाइडेंस लें, प्रॉपर इसमें काम करें, अपनी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा का बहुत ज़्यादा, अपने आप को इमोशनली अपने बच्चे के लिए जो है वो बहुत अच्छा बनाएं, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि बच्चा जो है वो जब एट द टाइम ऑफ बर्थ जो उसकी सारी चीज़ें हैं वो नॉर्मल एक तो हों, प्लस जो उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बाद में जो एग्जैक्टली आ रहे होते हैं वो रिड्यूस हों। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है कि अगर पेरेंट्स में से कोई भी पहले से ही किसी ना किसी जहनी मर्ज़ का शिकार है, आइदर वो मदर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं, उस कंडीशन में हम दोनों को तो एक साथ नहीं रख सकते कि बहुत ही इमोशनली आपने कनेक्टेड रहना है एक दूसरे से, दोनों में से किसी ना किसी को प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। इस सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करें? अच्छा, इस सिचुएशन में पेरेंट्स एक कोपिंग स्किल्स का नाम शायद आपने सुना हो जी। अच्छा, इंसान जब पैदा होता है ना, वो सर्वाइवल पे पैदा होता है, ठीक है। सर्वाइवल हमें कोपिंग स्किल्स ही सिखाती है, ठीक है। हमें इस वक्त इस चीज़ से ऐसे कोप करना है, हमें इस वक्त इस चीज़ से ऐसे कोप करना है, राइट। तो इंसान नहीं बदल सकता। मैं चाहूँ कि मेरा शौहर जो है वो 100% परफेक्ट हो जाए, मिस्टर परफेक्ट बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं चाहूँ मेरी बीवी 100% परफेक्ट हो जाए, मिसेस परफेक्ट हो जाए, ये भी 100% नहीं हो सकता। अब नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट, दैट शुड बी रियलिटी बेस्ड, राइट। कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपनी बनाएं। नहीं समझ आ रहा, किसी रिलेटिव से जो आपके लिए सजेस्टेबल हो, और रियलिस्टिक भी और सेंसिबल भी हो, 3 चीज़ों के अंदर होनी चाहिए। एग्जैक्टली, जिसको सीख करनी है, बेसिकली जिसको कोपिंग स्किल्स सीख करनी है, वो उनसे रुजू करें। नहीं है आपके इर्द गिर्द, आपके पास इतने सारे थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, अभी मेंटल हेल्थ को इतना प्रमोट किया जाता है हमारी सोसाइटी में भी, इसको ये एक आवाज़ बनने लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। एग्जैक्टली। तो अब क्या है कि अब
जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको चाहिए वो काउंसलर से कंसल्ट करें, किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, कोपिंग स्किल्स निकालें। अगर ये बिहेवियर आ रहा है XYZ हस्बैंड या वाइफ का, किस तरह से कोप करना है इसको। अगर ये बिहेवियर आ रहा है उसको किस तरह से कोप करना है। जाहिर सी बात है हर चीज़ का एंड रिजल्ट ये थोड़ी होता है कि हम डिवोर्स दे देंगे। नो, वी शुड टेक अ स्टेप ऑफ इन बिटवीन, कि मैं एक बैलेंस और इन बिटवीन लाइंस क्या है मेरे लिए, तो मैं वो उसको इख्तियार करूँ। आप मुझे ये बताइएगा, जो बच्चे ज़हनी अमराज का शिकार हो चुके हैं उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे क्या हो सकते हैं, और उन बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन हमारी क्या हो सकती है? Identify, as a parent I have to identify that behavior is deviating from the normal, right? Second, first identify, second consult. If you, because as a parent हम अपनी strategies 100% बहुत अच्छी यूज़ करते होंगे, why not? बिल्कुल। But you should consult a professional, ठीक है, seek a professional help, ठीक है। प्रोफेशनल आपको बहुत सारी गाइडलाइंस देता है, बहुत सारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बताता है, बहुत सारी कोपिंग स्किल्स बताता है, राइट? उसके ऊपर अमल करें, ठीक है। वेरी सून आप अपने बच्चे को निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंटरवेंशन आपकी ये थी कि सबसे पहले बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रही Exactly. है, और अगर पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि आपने नेक्स्ट स्टेप बताया कि हमने उसकी कंसल्टेशन लेनी है, इंटरवेंशन लेनी है किसी प्रोफेशनल से, तो वो कौन से प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास पेरेंट्स को जाना चाहिए? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डू श्योर उनके पास ज़रूर जाएं, उनसे कंसल्ट करें, ठीक है। जो जहनी अमराज को डील करते हैं उनसे कंसल्ट करें। समटाइम्स मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है बच्चे के डिप्रेशन, एंजाइटी और OCD या बहुत सारी चीज़ों की, तो समटाइम्स हमें इंटरवेंशन में मेडिकल इंटरवेंशन भी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो एज अ जनरल फिजिशियन के पास भी जाना पड़ता है, ठीक है। एक आखिरी सवाल इसमें मेरा ये कि जैसे आपने बताया कि बच्चे को लेके जाना चाहिए कंसल्टेशन के लिए थेरेपिस्ट के पास, अडल्ट को लेके जाते हैं उनको समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बच्चे को इस चीज़ के लिए लेकर जाना थेरेपिस्ट के पास, तो बच्चे को कैसे समझाया जाए? बच्चों को तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बच्चों को तो आप एज अ लीडर, माँ बाप बच्चों के एज अ लीडर काम करते हैं। बचपन में बच्चे आपके ऑरा के साथ चलते हैं। बचपन में बच्चों को समझाने की क्या ज़रूरत। आपने कितने अपने बचपन को रिव्यू करें, आपको कितनी बार आपके पेरेंट ने बचपन में समझाया होगा। मुझे तो नहीं याद, मेरे माँ बाप मुझे बचपन में समझाते थे। वो मुझे एक रास्ता दिखा देते थे कि इस रास्ते को फॉलो करना है, ठीक है। माँ बाप को रास्ता सही दिखाना आना चाहिए कि यू हैव टू फॉलो माई फुट स्टेप्स, दैट्स इट। बच्चा इमिटेट करते हुए खुद आएगा अगर वो आपके ऑरा के अंदर है। अगर वो आपके ऑरा के अंदर नहीं है, फर्स्ट पेयर विद योर चाइल्ड। अपने बच्चे के साथ आप पेयरिंग नहीं करेंगे तो बच्चा आपकी नहीं मानेगा, ये ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉइंट की बात आपने की है कि बच्चे के साथ पेयरिंग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम होस्ट किया। इसके अंदर आपने बहुत सारे जवाब जो दिए हैं पेरेंट्स के लिए वो बहुत अच्छे दिए हैं। थैंक यू सो मच मैम। यू आर वेलकम। उम्मीद है आज का टॉपिक आप सबको बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।